नमस्कार। जानते हैं, आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो उस राख से शुरू होती है जहां एक बहुत बड़ी सभ्यता खत्म हो गई थी। ये कहानी किसी शहर या राजा की नहीं, बल्कि एक विचार के जन्म की है। एक ऐसी सोच जिसने भारत की आत्मा को बनाया। सोचिए, जब शहर के शहर टूट गए, जब आग बुझ गई और सड़कें एकदम खामोश हो गईं, उस पल में भारत खत्म नहीं हुआ। नहीं, बल्कि ठीक वहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इस सफर में हम साथ मिलकर जानेंगे कि आखिर ये वैदिक युग था क्या, हड़प्पा के बाद हुआ क्या था, और सबसे बड़ी बात, कैसे इस बदलाव से भारत की आत्मा का जन्म हुआ। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जब शहर खामोश हो गए। ये कहानी है हड़प्पा की उस शानदार दुनिया की जो धीरे धीरे बस ओझल हो गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जरा सोचिए, ये शहर कभी दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक थे। क्या नहीं था वहाँ? एकदम परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम, प्लान की हुई सड़कें, एक बहुत ही एडवांस ट्रेड सिस्टम और एक डिसिप्लिन लाइफ। मतलब एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया। पर यह कोई अचानक आई तबाही नहीं थी कि एक दिन में सब खत्म हो गया। नहीं, ये एक बहुत ही धीमा अंत था। क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, पानी की कमी होने लगी और लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर जाने लगे। मतलब हड़प्पा टूटा नहीं था, वो बस बिखर गया। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, प्रकृति की ओर वापसी। ये कहानी है उन लोगों की जो शहरों के खंडरों से निकलकर छोटे छोटे समुदायों में बसने लगे थे। तो सवाल ये उठता है कि जब वो बड़े बड़े शहर पीछे छूट गए तो खोया क्या और पाया क्या? हाँ, बड़े घर चले गए, लिखी हुई भाषा भी खो गई, विशाल शहर अब नहीं थे। लेकिन जो बचा वो शायद इन सब से कहीं ज्यादा कीमती था। क्या था वो? वो था अनुभव, प्रकृति का गहरा ज्ञान और जिंदा रहने की कला। और बस यहीं से वैदिक युग का बीज पड़ा। और अब तीसरा अध्याय, वैदिक का असली मतलब क्या है। ये कहानी है उस ज्ञान की जिसे सिर्फ लिखा नहीं गया, उसे महसूस किया गया। तो ये शब्द जो हम बार बार सुन रहे हैं, वैदिक, आखिर ये है क्या? इसका असली मतलब क्या होता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, वैदिक शब्द आया है वेद से। लेकिन वेद का मतलब सिर्फ कोई किताब नहीं है। नहीं, वेद का मतलब है वो ज्ञान जो देखा गया हो, जिसे महसूस किया गया हो और जो सीधा नेचर से, प्रकृति से निकला हो। सोचिए, जब लिखने के लिए कागज तक नहीं था, तब इंसान ने ज्ञान को महसूस करना सीखा था। और यही सबसे जरूरी बात है, ये ज्ञान लिखा नहीं गया था, इसे जिया गया था। ये कोई रूल्स की किताब नहीं थी, ये तो जीने का एक तरीका था। तो फिर सवाल आता है कि ये ज्ञान जिंदा कैसे रहा? इस परंपरा को कहते थे श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया हो। होता ये था कि एक ऋषि प्रकृति से ज्ञान को महसूस करता था, फिर उसे सुर और ताल में ढालता था और फिर साउंड के जरिए, आवाज के जरिए अपने शिष्य को दे देता था। और फिर वो शिष्य आगे। जरा सोचिए, हजारों हजारों साल तक सिर्फ आवाज के दम पर ज्ञान को जिंदा रखा गया। ये कोई छोटी बात नहीं। चलिए अब चलते हैं चौथे अध्याय की तरफ। वो ज्ञान जो जिया गया, लिखा नहीं। ये एक ऐसी फिलॉसफी थी जो किताबों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए थी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, वैदिक युग कोई अंधविश्वास का या ब्लाइंड फेथ का दौर नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सवाल करना कोई पाप नहीं था, लॉजिक लगाना मना नहीं था, बल्कि सोचना, थिंकिंग ही सबसे बड़ी पावर मानी जाती थी। ये असल में सोचने की आज़ादी का युग था। और इसी सोच से जन्म हुआ योग का। उस समय योग सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं था जैसा हम आज समझते हैं, नहीं। उसका असली मकसद था शरीर और चेतना, मतलब बॉडी और कॉन्शियसनेस के बीच एक ब्रिज बनाना। अपने शरीर को समझना, अपनी हर एक सांस को महसूस करना। फिर आता है ध्यान, यानी मेडिटेशन। इसका सीधा सा मतलब था बाहर के सारे शोर से दूर होकर अपने अंदर झांकना और अपने अंदर की सच्चाई को सुनना। क्योंकि माना यह जाता था कि जो कुछ बाहर दिख रहा है ना, वो पूरा सच नहीं है। और फिर था आयुर्वेद। ये भी सिर्फ दवाइयों की साइंस नहीं थी, ये तो प्रकृति के साथ बैलेंस में जीने की एक कला थी।
एक सिंपल सी फिलॉसफी थी कि जब प्रकृति ठीक है तो इंसान भी ठीक है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी अध्याय पर, आंतरिक यात्रा का आरंभ। अब बात करेंगे वैदिक युग की उस लेगेसी की, उस विरासत की जो आज भी हमारे साथ जिंदा है। तो अगर हम इन दोनों दुनियाओं को एक साथ देखें ना, तो दो बड़े सबक मिलते हैं। हड़प्पा ने हमें सिखाया कि शहर कैसे बनाते हैं, और वैदिक युग ने हमें सिखाया कि इंसान कैसे बनते हैं। एक ने बाहरी दुनिया बनाने पर जोर दिया, तो दूसरे ने अंदर की दुनिया को बेहतर बनाने पर। और यही इस पूरी बात का सार है। वैदिक युग ने हमें ये नहीं सिखाया कि क्या मानना है, नहीं, उसने हमें सिखाया कि कैसे सोचना है। और सोचने के इसी तरीके ने भारत को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, इसने भारत को अमर बना दिया। क्योंकि देखिए, इमारतें तो टूट सकती हैं, शहर बिखर सकते हैं, लेकिन एक विचार, एक आइडिया, वो हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद जो युग आया ना, वो दौर था जहां इंसान ने प्रकृति की ताकतों से सीधा बात करना शुरू किया। अगली बार हम बात करेंगे ऋग्वेदिक युग की, वो समय जब कहते हैं कि देवता और इंसान साथ रहते थे। तो हमारे अगले विश्लेषण के लिए जरूर जुड़े रहिएगा।